हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिसमें ऑलमोस्ट आपका 10 टू 11 एमसीक्यू है, जो आपके आगामी यूजीसी नेट परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्नों का स्तर है वो काफ़ी हद तक अच्छा रखा गया है। और यहाँ से आप देखेंगे कि प्रैक्टिकल के भी क्वेश्चंस इसमें हमने शामिल किए हैं। और टोटल यदि आप ज्योग्राफी की बात करें तो पूरे ज्योग्राफी से जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट हैं, जो टॉपिक हैं ज्योग्राफी के, जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं, प्रैक्टिकल से हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी से हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। यदि आप यूजीसी नेट की क्लासेज चाहते हैं या टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी की चाहते हैं और मई में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप करके डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे मई तक आपको कंप्लीट सिलेबस की गारंटी भी दी जाती है। यहाँ पे देखिए, पहला जो प्रश्न है हमारे पास कि निम्न में से कौन सा संभववाद का प्रथम समर्थक था? ब्रुन्स, फेब्रे, कालसावर, ब्लांस। अब देखिए कि संभववाद जो वर्ड दिया और यहाँ पे फेब्रे ने दिया पॉसिबिलिज्म का, जबकि जो प्रथम समर्थक की बात की जा रही है तो प्रथम समर्थक जो है ये ब्रुन्स महोदय हैं। हालांकि जो संभववाद को विस्तृत रूप में उसके विकास पर विशेष योगदान दिया तो वो ब्लांस महोदय हैं। कालसावर का इन्होंने जो वर्तमान संभववाद है उसको फॉलो किया, यानी कि इन्होंने ना तो पूरी तरह से संभववाद को भी फॉलो किया था, ना तो पूरी तरह से निश्चयवाद को। इन्होंने प्रेजेंट डिटर्मिनिज्म या प्रेजेंट पॉसिबिलिज्म कह सकते हैं आप, उसी को फॉलो किया था। ठीक, तो इसमें राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला है, किसने कहा कि प्रदेश ऊर्जा का जलाशय है जिसकी उत्पत्ति प्रकृति में है लेकिन जिसका विकास मनुष्य पर निर्भर करता है? ध्यान दीजिएगा, कथन और कारक आपके जीआईसी, पीजीटी में ज़रूर पूछे जाते हैं और वहाँ पे डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देता है, पूछता है कि किसने कहा। तो किसने कहा कि प्रदेश ऊर्जा का जलाशय है जिसकी उत्पत्ति प्रकृति में है लेकिन जिसका विकास मनुष्य पर निर्भर करता है? ब्लांस ने, रिस्थोफेन ने, हेटनर ने, डिमांजिया ने। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। डिमांजिया ने कहा कि जो प्रदेश है वह ऊर्जा का जलाशय होता है जिसकी उत्पत्ति प्रकृति में है लेकिन जिसका विकास मनुष्य के हाथों में निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूलतम जनसंख्या का अर्थ क्या होता है? तो अनुकूलतम जनसंख्या का अर्थ ऑप्शन एक है, संसाधन का विकास जनसंख्या वृद्धि की तुलना में कम हो। संसाधन उपयोग के लिए अल्प जनसंख्या, संसाधन की तुलना में जनसंख्या आधिक्य, जनसंख्या और संसाधन में संतुलन। अनुकूलतम की बात किया है, जनाधिक्य की बात नहीं किया है। अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या होती है जहाँ पे संसाधन, उपलब्ध संसाधन और जनसंख्या के बीच संतुलन होता है। यानी जो जनसंख्या होती है उसको पेट भरने के लिए उपलब्ध संसाधनों की उपलब्धता उतनी ही मात्रा में होती है जितना उनको आवश्यकता होती है। ठीक, नेक्स्ट है, चावल की खेती हेतु अनिवार्य क्या है? तो चावल की खेती के लिए क्या जरूरी है? रासायनिक उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता, जनसंख्या का उच्च घनत्व, उपजाऊ निम्न भूमि पानी की सुविधा के साथ होनी चाहिए। यानी उपजाऊ युक्त भूमि होनी चाहिए और भूमि क्या हो, निम्न भूमि होनी चाहिए और उसमें पानी की पर्याप्त उपलब्धता हो, वर्षा पर्यंत उच्च तापमान। अब देखिए, चावल की खेती में जब आपने पढ़ा होगा या आप लोग करते होंगे खेती तो आप जानते होंगे कि चावल या धान जिसे कहा जाता है, तो इसकी जब खेती की जाती है तो उसमें किसकी आवश्यकता ज़्यादा होती है? तो उसमें ज़्यादातर आपको पानी की आवश्यकता होती है कि पानी वहाँ पे होना चाहिए उसकी जड़ों तक, नहीं तो उसमें विभिन्न प्रकार के जो आपके दीमक वगैरह भी उसमें लग जाते हैं। ठीक, अगला है, चावल की खेती हेतु क्या अनिवार्य है? ये हो गया। नेक्स्ट है 5th नंबर, आर्थिक भूगोल उत्पादक व्यवसायों में से अग्रणी है। कुछ प्रदेश क्यों विशेष वस्तुओं का उत्पादन करता है, क्यों कुछ दूसरे प्रदेश इन वस्तुओं का आयात और उपयोग करता है? किसका स्टेटमेंट है? किसने कहा कि आर्थिक भूगोल उत्पादक व्यवसायों में से
अग्रणी है। कुछ प्रदेश क्यों विशेष वस्तुओं का ही उत्पादन करते हैं, क्यों कुछ दूसरे प्रदेश इन वस्तुओं का आयात और उपभोग करते हैं। अर्थात कि जो कुछ स्पेशल जो रीजन होते हैं वो कुछ स्पेशल फसलों के लिए, कुछ स्पेशल जो वस्तुएं हैं उनके लिए प्रसिद्ध होते हैं। आखिर पूछ रहा है कि वो क्यों, कह रहा है क्यों तो कुछ दूसरे जो प्रदेश होते हैं उन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उत्पादन करते हैं, आयात करते हैं, क्यों करते हैं। ये किसने कहा था, मर्फी, जोन्स, अलेक्जेंडर बेरी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है जोन्स ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय स्थान सिद्धांत यानी केंद्रीय स्थल सिद्धांत के अनुसार क्या सही है। तो केंद्रीय स्थल सिद्धांत किसने दिया, क्रिस्टोलर ने दिया है जर्मनिक संदर्भ में। बाजार केंद्र से दूरी के अनुसार फसलों के संबंध का अध्ययन करता है, नहीं। केंद्रीय स्थल शब्द जो दिया है वो किसने दिया है, केंद्रीय, तो ये जेफरसन ने दिया है, मार्क जेफरसन। और सिद्धांत जो दिया है किसने दिया, क्रिस्टोलर ने दिया है। किसी प्रदेश के सबसे बड़े नगर और दूसरे बड़े नगर के बीच का जो संबंध है उसका अध्ययन केंद्रीय स्थान में किया जाता है। नगरीय आकार के प्रयोग सिद्धकम के निरीक्षण से संबंधित है या केंद्रीय स्थान के आकार संख्या वितरण से। तो ये देखिए इसमें तीनों गलत हो जाएंगे, बी राइट है, क्योंकि जो केंद्रीय स्थान होता है ये सबसे बड़े नगर का उससे दूसरे नंबर के जो नगर होते हैं उनके बीच जो रिलेशनशिप होता है, जो उनके बीच सामानों का वितरण होता है, तो उसी से रिलेटेड ये अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक, सेवाओं का जो वितरण होता है। अगला है कि शहर का विकास इसके केंद्रीय क्षेत्र के बाहर की ओर संकेंद्रीय पेटियों की श्रेणियों में होता है। ये किससे संबंधित है, मर्फी, हैरिस उलमैन, बर्गेस, हायट। देखिए बर्गेस का संकेंद्रीय वलय सिद्धांत किसका है, बर्गेस का है। तो संकेंद्रीय पेटियों की बात किया है तो क्या हो गया, बर्गेस हो गया। ठीक, अगला देखिए उष्णकटिबंधीय फसलों के वितरण हेतु उपयोगी प्रक्षेप क्या होता है, गाल प्रक्षेप, मालवीय प्रक्षेप, बेलनाकार समक्षेत्र या सरल बेलनाकार। तो जो उष्णकटिबंधीय फसल होती हैं इनके वितरण हेतु बेलनाकार, फसलों के वितरण हेतु बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप का यूज किया जाता है, समक्षेत्रफल प्रक्षेप का यूज किया जाता है फसलों के वितरण के लिए। अगला है केप कायरा रेल मार्ग दर्शाने के लिए मानचित्र के किस प्रक्षेप का उपयोग करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, बेलनाकार, मर्केटर या सिनुसॉइडल। तो केप कायरा जो रेल मार्ग है उसको दर्शाने के लिए सिनुसॉइडल प्रक्षेप का यूज होता है। और विस्तृत हम लोग इसका बाद में देखेंगे सभी प्रक्षेपों के बारे में। हवा की गति का मापन किया जाता है बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर, शुद्ध आर्द्र थर्मामीटर। तो राइट आंसर एनीमोमीटर। पृथ्वी की परिधि किसने नापा, तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है और ये आप लोगों के लिए छोड़ दिया जा रहा है। ठीक, तो इसमें जो ऑप्शंस हैं आपके अरस्तु, इरेटोस्थनीज, अरबी या फिर हम्बोल्ट। इसमें जो आपका राइट आंसर यदि देखा जाए तो वो आपका राइट आंसर है बी यानी इरेटोस्थनीज। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग इसी तरह से 10 से 12 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।